दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक सरकारी बैंक के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एसबीआई के ऊपर अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा उछाल दिखाया हुआ है क्योंकि Q3 का जो रिजल्ट है उसमें काफ़ी अच्छा तबड़तोड़ नंबर यहाँ पे दर्ज किया है। और यहाँ पे बात अगर करेंगे इसका एनपीए की, बहुत अच्छा खासा घटा हुआ है। तो अभी का सिचुएशन पे हम लोग को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, वो हम लोग एस्टिमेशन करेंगे। और हम लोग बात करेंगे कि प्रॉपर रेंज क्या है, सो दैट उसी रेंज में अगर हम लोग अपना काम करते हैं देन हम लोग को एक अच्छा खासा सक्सेस मिल सकता है और हम लोग का जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है उसके फेवर में हम लोग का फेवर में आ सके। और जो तीसरा चीज है कि अगर हम लोग सही जगह पे एंट्री करते हैं तो हम लोग का जो फियर ऑफ लूज है वो भी घट जाएगा और हम लोग का जो पैसा है हायर प्राइस में नहीं फंस के रहेगा। जो भी चीज आप लोग को दिखाऊंगा चार्ट के बेसिस पे ही दिखाऊंगा, जो भी रहेगा वॉइस मेरा रहेगा, एस्टिमेशन मेरा रहेगा, लेकिन जो चार्ट है, जो एनालिसिस है, वो आप लोग का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस ही बताएगा, राइट। तो मैं एक चीज आप लोग को सजेशन करूंगा कि आप लोग कंप्लीटली वीडियो को विदाउट स्किपिंग देखना है सो दैट एक एनालिसिस दूसरे के साथ जो इंटरलिंक्ड है उसमें कोई रुकावट ना आए और आप लोग को कंप्लीट एनालिसिस समझ में आ जाए सो दैट आप लोग का जो डिसीजन है टुवर्ड्स द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एसबीआई वो सही से बैठ सके और आप लोग का जो इन्वेस्टमेंट है सही रेट पे आ सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूं आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग का Q3 का रिजल्ट जो निकला हुआ है यहाँ पे आप लोग को दिखेगा जो 4.77% तक आ चुका है इसका एनपीए। तो था कितना, यहाँ पे आप लोग को दिखेगा 5.28%, राइट। तो यहाँ पे 5.28% से अगर बात किया जाए यहाँ पे 4.77% की, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घटा हुआ है एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट के ऊपर, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा डाउन हुआ है। तो अगर बात किया जाए अगर इंप्रूवमेंट की, तो अगर एनपीए के ऊपर इंप्रूवमेंट आता है तो बैंक के लिए, स्टेट बैंक के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज है और वहां पे इसका जो एसेट का रीअलोकेशन हो रहा है वो बहुत ही अच्छा तरीके से, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से हो सकता है, राइट। और बाकी के ऊपर अगर बात किया जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप लोग जाइएगा तो नेट प्रॉफिट आप लोग को दिख जाएगा 6,258 करोड़ रुपीज का, जो कि लास्ट क्वार्टर का 5,246 था। और जून 2020 का ऊपर बात किया जाए तो 4,776 था। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के ऊपर बात किया जाए कि यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो उसी इंप्रूवमेंट को अगर देखा जाए तो हम लोग को जिस हिसाब से Q4 का रिजल्ट निकलना है और पूरा होल ईयर का 2020-21 का जो रिजल्ट निकलेगा उसमें काफी पॉजिटिव नंबर्स नजर आ रहा है, करेक्ट। तो टोटल मिला के बात किया जाए, कुल मिला के बात किया जाए तो अभी का सिचुएशन से आगे का सिचुएशन काफी और बेहतर होने वाला है। इसके मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट भी दिख सकता है और अच्छा खासा स्टॉक में उछाल भी आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग को आगे का फ्यूचर तो अच्छा खासा दिख गया, लेकिन हम लोग को एक अच्छा स्टॉक के साथ अच्छा प्राइस रेंज में मिलना चाहिए सो दैट हम लोग को एंट्री करने के लिए एक अच्छा रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो के बीच में एक अच्छा प्राइस, सही प्राइस मिल सके, राइट। तो उसके लिए हम लोग को टेक्निकल एनालिसिस को जाना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देख लेते हैं कि इन्वेस्टर शेयर होल्डिंग पैटर्न में देख लेते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न किस हिसाब से चेंजेस हुआ है। अगर मैं बात करूंगा प्रोमोटर होल्डिंग की, तो यहाँ पे अगर प्रोमोटर देखा जाए तो आप लोग को दिख जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट। तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर बात किया जाए तो 57.63% से 57.64% तक आया है, जो कि 0.01% के हिसाब से बढ़ा हुआ है। गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग है तो वहां पे आप लोग को प्रोमोटर होल्डिंग के ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते हो। अगर एफआई के ऊपर बात किया जाए तो 11.16% से यहाँ पे 9.82% आ चुका है, मतलब घट चुका है। लेकिन अगर मैं बात करूं सितंबर के हिसाब से, सितंबर 2020 के हिसाब से दिसंबर 2020 में यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, लगभग 2% से ऊपर यहाँ पे बढ़ा हुआ है। अगर मैं बात करूंगा डीआईए की, तो यहाँ पे अगर 3 साल के ऊपर देखा जाए तो बढ़ा हुआ है, लेकिन क्वार्टरली के हिसाब से देखा जाए तो घटा हुआ है, दैट इज 1% के हिसाब से। गवर्नमेंट के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे अगर प्लस आप लोग करते हो तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो स्टेक होल्डिंग यहाँ पे कंप्लीटली शो नहीं कर रहा है, लेकिन आप लोग को दिखेगा 0.20% के हिसाब से यहाँ पे अभी भी है, जो कि आप लोग का
लास्ट 3 क्वार्टर में ऑलरेडी कंसिस्टेंट दिख जाएगा। और पब्लिक के हिसाब से बात किया जाए तो हम लोग का जो स्टेक होल्डिंग है अच्छा खासा घटा हुआ है, लगभग 1.5% के हिसाब से यहाँ पे घटा हुआ है। तो कुल मिला के बात ये है, उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, बस छोटा सा ट्रांसफर 1 to 2% का जो स्टेक होल्डिंग इधर उधर होना, मतलब इधर से उधर ट्रांसफर होना, उतना ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं हो सकता। तो आज पर द शेयर होल्डिंग पैटर्न इज दिस कंपनी, दिस बैंक इज ए कंसिस्टेंट थिंग इन द केस ऑफ द शेयर होल्डिंग पैटर्न, राइट। अगर मैं बात करूंगा इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग के बाद इसका प्लेस परसेंटेज की, तो यहाँ पे प्लेस परसेंटेज आप लोग को कंप्लीटली जीरो दिख जाएगा। और लास्ट 3 साल का फ्री कैश फ्लो के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा -42,492 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग का जो बैंक का मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे नेगेटिव कैश फ्लो क्यों रहता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे जब भी बैंक लोन देता है वो मास अमाउंट में देता है, लेकिन उसके पास जब भी पैसा आता है वो ईएमआई की तरह आता है। उसके बावजूद अगर 5 साल के ऊपर बात किया जाए फ्री कैश फ्लो की, वो 41,191 करोड़ का दिख जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है, कंपनी का ऊपर जो भी मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आज एक कंपनी के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसको एस्टिमेट कर रहा हूँ, तो उसका जो बैंक का अभी फिनेंशियल कंडीशन एंड फंडामेंटल कंडीशन काफ़ी स्ट्रांग है, राइट। और उसके ऊपर मैं बात करूंगा इसका टेक्निकल एनालिसिस की, तो यहाँ पे 5813 के हिसाब से अभी का सिचुएशन पे अगर आप लोग देखोगे, अच्छा खासा क्रॉसओवर हुआ है 5813 में 1 डे चार्ट में, और अच्छा खासा क्रॉसओवर के बाद इंटेंसिटी के साथ बढ़त नजर आया हुआ है। और 1 वीक के ऊपर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इसमें भी सेम इंटेंसिटी भी साथ में है, और बहुत लंबा टाइम तक यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था। उसी कंसोलिडेशन के साथ साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा उछाल आया हुआ है, और इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन का इतना तो छोटा सा रिजल्ट नहीं हो सकता, इसका रिजल्ट बहुत ही ऊपर हो सकता है। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे भी क्रॉसओवर हुआ है और अच्छा खासा इंटेंसिटी के साथ ऊपर जाने के लिए तैयारी में है। तो कुल मिला के बात यह है, अभी का सिचुएशन पे जो 5830 में हम लोग को पता चलता है ट्रेंड, तो यहाँ पे 1 डे 1 वीक एंड 1 मंथ का टोटल कंप्लीट चार्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे अप ट्रेंड ही नजर आएगा, करेक्ट। और यहाँ पे मैं बात करूंगा अगर इसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो सबसे अहम पार्ट होता है, जो कि हम लोग का मल्टीपैगर पार्ट होता है, तो यहाँ पे क्रॉसओवर नजर आएगा। तो उसी क्रॉसओवर का अगर आप लोग ध्यान में देते हो, तो जब भी नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर हुआ है और यहाँ पे उछाल दिखाया हुआ है, तो आप लोग को नहीं तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो 222.8 से यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर देखा जाए तो 335 लगभग आप लोग बोल सकते हो कि 25 to 30% का एक उछाल दिखने के लिए मिल जाता है। तो आज पर नाउ अभी तो 22 से 30% का ऑलरेडी उछाल दिख चुका है, ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो। तो अभी के सिचुएशन में क्या है कि अभी जिस हिसाब से यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा है उसके साथ वॉल्यूम सपोर्ट में भी आ रहा है, मतलब ये इसका मतलब है कि बाइंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसको लेके थोड़ा सा यहाँ पे चिंता की बात ये हो सकता है कि इसका जो गैप अप है, राइट। जैसे मैं बताया हूँ कि गैप अप का जो फिलअप होता है वो जरूर होता है, लेकिन अभी के सिचुएशन पे होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी जो प्राइस है उसके ऊपर भी फोर्स है, और यहाँ पे अगर बात किया जाए इसका जो वॉल्यूम उसके ऊपर भी फोर्स है। तो टोटल मिला के बात ये है कि शॉर्ट टर्म में आप लोगों को एक अच्छा खासा उछाल दिख जाएगा। और जिस हिसाब से यहाँ पे 20% का उछाल हम लोग एस्टिमेट कर रहे हैं, तो लगभग 440 पार भी हो सकता है। अगर मैं बात किया जाए तो 440 का जब भी लेवल आ जाएगा तो यहाँ पे एक बार गिरावट नजर आ सकता है। तो अभी का सिचुएशन पे 440 आप लोग टारगेट लेके काम कर सकते हो फॉर द स्विंग ट्रेड। लेकिन अगर नीचे की तरफ कुछ भी वॉइड रहता है, वो नीचे की तरफ खींचने के लिए जरूर कोशिश करता है। तो पहला जो वॉइड है, तो यहाँ पे आप लोग को वॉइड दिख जाएगा। तो आप लोग का यहाँ पे जो सेकेंड जो आप लोग का करेक्शन रहेगा, तो वो करेक्शन के हिसाब से 350 रुपीज तक पहुंच सकता है। अगर उसके नीचे तक खिंचता है, उसके नीचे तक यहाँ पे ड्रैग होता है, देन बहुत ही लंबा अगर गिरावट होता है देन बहुत ही नीचे जा सकता है। उसका लेवल अभी मैं बात नहीं करूंगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। जब ये वाला जो टारगेट हो जाता है, जब भी अचीव हो जाता है, देन वहाँ पे हम लोग का एक वीडियो बनना है। तो आप लोग को करना क्या है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होके, स्विंग ट्रेड के लिए अगर आपके पास स्टॉक है देन आप लोग को 440 के आसपास का यहाँ पे सेल कर देना है। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है देन आप लोग को थोड़ा सा रुकना है। अगर यहाँ पे 450 के आसपास 350 के आसपास का यहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे वॉल्यूम घट जाता है, मतलब सेलिंग वॉल्यूम घट जाता है, देन यू कैन एंटर टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे आप लोग एक अच्छा खासा उछाल दिख सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म, राइट। तो अभी के लिए सिचुएशन यही है। तो अगर हम लोग को आप लोग को एंट्री करने का प्लानिंग है देन आप छोटा सा हिस्सा रख सकते हो, या बिल्कुल नहीं रखना, मेरा जो सजेशन रहेगा
अगर बहुत ही बड़ा हिस्सा अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो, देन यू मस्ट वेट फॉर द करेक्शन एंड दैट इज अप टू 350 रुपीज। करेक्ट। और मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा डाइवर्जेंस की, तो यहाँ पे एक लो हायर लो बना हुआ है और यहाँ पे एक लोअर लो बना हुआ है। तो उसको अगर रिस्पॉन्ड किया है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा उछाल दिखा हुआ है। तो ये भी जो उछाल है, ये मेरे को लगता है कि उतना ज़्यादा जो अभी उछाल आया हुआ है, इसका रिजल्टेंट उतना छोटा नहीं हो सकता। थोड़ा सा और रिजल्टेंट बाकी है, जो कि हम लोग का 430 से 440 तक यहाँ पे खींच सकता है। इसका जो ट्रेंड है, इसका जो प्राइस है, उसके बाद अच्छा खासा गिरावट आ सकता है। जो गिरावट होगा 350 तक हो जाएगा, ये ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। और यहाँ पे निफ्टी के साथ जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है अच्छा खासा है, 0.93 के हिसाब से है। अगर आप लोग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, देन निफ्टी का जो मूवमेंट है उसको एक बार स्टडी करके ही इसमें काम करना बहुत ही सही रहेगा। सो दैट अगर आप लोग को कहीं पे भी दिक्कत हो तो निफ्टी को सपोर्ट और एटलीस्ट आप लोग को मिल सकता है। अदरवाइज आप लोग को बिना निफ्टी में यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। और मैं बात करूंगा अगर हाइकेंसन स्टॉकेस्टिक आरएसआई की, ऑलरेडी ओवरबॉट जोन में चल रहा है, लेकिन कोई भी सेलिंग सिग्नल नहीं आया हुआ इन द केस ऑफ द वन डे। तो सेलिंग सिग्नल आते आते आप लोग को 440 तक का यहाँ पे उछाल देखने के लिए मिल जाएगा। और उस वहाँ जो मार्जिन है थोड़ा सा रिस्की के साथ अगर आप लोग कैप्चर करना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर दिस, राइट। और 1 वीक के ऊपर बात किया जाए, मैं अगर 1 वीक का यहाँ पे चार्ट ओपन करूँ तो यहाँ पे भी आप लोग को दिख जाएगा ओवरबॉट जोन में। और 1 मंथ में यहाँ पे अगर देखना है तो वहाँ पे भी आप लोग ओवरबॉट जाने में, ओवरबॉट जो सिचुएशन है, ओवरबॉट जो रेंज है उसमें जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है, सब कुछ ओवरबॉट जोन में है। एक बार कोई भी सिग्नल आएगा, कोई भी न्यूज आएगा या कोई भी सेलिंग सिग्नल मिल जाएगा तो यहाँ पे अच्छा खासा गिरावट दिख सकता है। तो वो जो गिरावट होगा, रेंज क्या है मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ। तो ये था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक छोटा सा एनालिसिस। आप लोग को कैसा लगा? आप लोग का जो एक्सपेक्टेशन था इसी वीडियो को देखने का, वो मीट हुआ कि नहीं, वो मेरे को बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। अगर अच्छा लगा है, अगर सच में मीट हुआ है, देन आप लोग को एक बार एक सजेशन रहेगा, एक रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार लाइक कर दीजिए, सो दैट हौसला बना रहता है। कोई भी दिक्कत हो वो भी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो आप लोग, और जो भी प्रॉब्लम है मेरे साथ आप लोग डिस्कस करने से मैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करूंगा, सो दैट आपको आपका लाइफ में एक अच्छा खासा वैल्यू ऐड हो सके, जो कि मार्केट डिलाइट का एक मकसद है, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आपका अपना अपना फैमिली का और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखते रहिए, और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच।